गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम है। सुबह प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज में मुझे आप सबके मसाइल की बात करनी है जो दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, पेट्रोल की किल्लत 1 जून से बरकरार है। जब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतें कम की गई हैं तब से ही सिर्फ निजी पेट्रोल पंप्स पर जो किल्लत है वो बरकरार रही है। पहले तो हमने देखा कि सिर्फ निजी पेट्रोल पंप्स बंद रहे और फिर पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पंप्स पर पेट्रोल मिल रहा था, लेकिन आप गुज़िश्ता 2 रोज से पीएसओ के पेट्रोल पंप्स भी पेट्रोल की किल्लत का शिकार हो चुके हैं और पेट्रोल डीलर्स की जानिब से हालात मजीद खराब होने का इंदिया भी दिया गया है। दूसरी जानिब गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग का आगाज हो चुका है और वो भी गैर एलानिया लोड शेडिंग। लेस्को की जानिब से कहा गया है कि 200 मेगावाट का शॉर्टफॉल है और सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से लोड शेडिंग के मसाइल सामने आ रहे हैं। इन तमाम मसाइल पर आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, लोड शेडिंग का अजाब भी है, गर्मी बढ़ती जा रही है और एक और मसला कि बढ़ती गर्मी से बर्फ की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। दुकानदार शहरियों से मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं, जबकि बर्फ फरोशों का कहना है कि लॉकडाउन के बायस 40% कारखाने बंद हैं। मांग बढ़ने की वजह से उनकी जानिब से कीमतें बढ़ाना मजबूरी बन चुकी हैं। डिटेल्स आतिफ परवेज रिपोर्ट में बता रहे हैं। जून के महीने में गर्मी पर जोबन शहरियों के पसीने छूट गए। ठंडे पानी और मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया है। बर्फ की मांग में भी 2 गुना इजाफा। बर्फ के ब्लॉक और पट्टी की मांग बढ़ने से कीमतें भी बढ़ गईं। ब्लॉक 200 रुपए जबकि फी पट्टी 100 रुपए महंगी हो गई। फी ब्लॉक कीमत 800 से 1000 रुपए तक जा पहुंची। जूस कॉर्नर, स्कंजबीन और कुल्फी फरोशों के बर्फ का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। शरबत फरोशों का कहना है कि मौसम गर्मा में बर्फ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। बर्फ फरोशों और ग्राहकों का कहना है कि लॉकडाउन के बायस 40% कारखाने बंद हैं। मांग बढ़ने से कीमतों में इजाफा हुआ है। सप्लाई कम हो गई है और डिमांड ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से रेट भी बढ़ गए हैं। फी ब्लॉक के पीछे कल कारखाने का रेट 600 रुपए था, आज कारखाने का रेट 800 रुपए है। लॉकडाउन की वजह से भी काम हमारा स्लो रहा है। अब गर्मी है, डिमांड बढ़ गई है हमारी भी। वैसे ही डाउन है हमारा काम, ऐसे नहीं है जैसे लॉकडाउन के अलावा काम होता है। हमें यही ब्लॉक 300 में मिलता है, अब यही हमें ब्लॉक 600 में मिल रहा है। दुकानदारों ने मजीद बताया कि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से घरों में भी बर्फ की फराहमी की जा रही है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर ओवैस विर्क के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, गुज़िश्ता 1 हफ्ते से हमने देखा है कि गर्मी मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शहरी भी परेशान है और ख़ासतौर पर मैं तो खुद परेशान होकर रह गई हूँ कि हम जून में खुश हो रहे थे कि शायद पूरा जून जो है वो ऐसे ही गुजरने वाला है। ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम अच्छा हो जाता था, लेकिन अब एकदम से पिछले 1 हफ्ते से जून ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है कि मैं मौजूद हूँ और गर्मी भी शिद्दत की पड़ रही है। गर्मी बढ़ती जा रही है, कब तक ये गर्मी अपना आप दिखाएगी, कब गर्मी थोड़ा सा शहरियों को रिलीफ देगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे जी हम ये बिजली के क्या मसाइल हैं जो कि कंट्रोल नहीं हो रहे, ये लाइन लॉसेस क्या हैं, ये ओवरलोड हो जाना क्या है, ये कैपेसिटी कैसे बढ़ जाती है जब बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, और बिजली के जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है लेस्को की जानिब से, इदारों की जानिब से, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, ज़रूरियात जो है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है और वसाइल कम पड़ते जा रहे हैं। इन तमाम मामलों पे हमने बात करनी है। मैं ब्रेक पे जाऊँगी लेकिन वापस आऊँगी तो एक स्पेशल सेगमेंट हमने ऐड करना है। गर्मी पे भी बात होगी, मौसम पे भी बात होगी और मौसम से जुड़े मसाइल पे भी बात होगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसले के हवाले से जो कि गर्मी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ चुका है। जैसे गर्मी का मौसम आता है, लोड शेडिंग होना शुरू हो जाती है और शहरी बेचारे परेशान होकर रह जाते हैं। क्या वजह है ये शॉर्टफॉल जो आ जाता है, इसकी क्या वजह है? क्या बिजली की पैदावार कम हो रही है या फिर कुछ दीगर मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है, और वो मसाइल कब तक हल हो जाएंगे और शहरियों को कब तक रिलीफ मिल जाएगा? और इसके साथ साथ हम मौसम के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे कि मौसम की ये सितम ज़रीफियाँ कब तक जारी रहेंगी, मौसम कुछ कब नरमी दिखाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक साहब हैं, सूबाई वज़ीर तवानाई हैं। आप सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद हमारे साथ मौजूद होंगे। राना फहद, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मलिक साहब, सबसे पहले हमें अपनी तबीयत के हवाले से बताइए कि ठीक ठाक हैं? आपको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, फिर ठीक हो गए आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने करम किया है।
मैं तो समझता हूँ कि मेरे हल्के के दोस्तों की, मेरे हल्का अहबाब जो मेरे सारे जहाँ जहाँ भी हैं, उनकी दुआओं से और अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी से मैं भी ठीक हो गया और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है। क्योंकि हम तो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे थे, क्वारंटाइन सेंटर जा रहे थे, मीटिंग्स ले रहे थे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी या प्रोविंशियल लेवल पर थी, और क्योंकि सियासी बंदे हैं तो सियासी हमें वो भी काम करना पड़ता है, तो हल्के के लोगों से भी राब्ता रहा। मुझे नहीं समझ आई कि कहाँ से मैंने उसको मेरा कांटेक्ट हुआ है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं कि when the end is well, all is well। दुआएं हैं सर आपके लिए कि आप सेहतमंद ही रहें और कौम की खिदमत करते रहें। अब ये बताइए कि लोग बेचारे कब तक ठीक हो जाएंगे, ये बिजली का अजाब कब तक टल जाएगा? देखें, एज सच पूरे पाकिस्तान में कोई लोड शेडिंग तो है कोई नहीं, ठीक बिल्कुल नहीं है। सिस्टम में खराबियां हैं सर, 10-10 घंटे लाइट नहीं आती। मेरी अगर बात मुकम्मल होने दें कि जिस तरह इस सिस्टम को रीवैम्प करना चाहिए था पिछले अदवार में, बाकी इदारों की तरह इसको भी उसी तरह नज़रअंदाज किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे इन्वेस्ट करने की बजाय इन्होंने ये माल्टा ट्रेन और नीली पीली टैक्सी और सस्ती रोटी तंदूरों में पैसे जला दिए, और कोई प्रॉपर तरीके से उन्होंने वो काम नहीं किया था। इसको देखें कि जब से हमारी हुकूमत आई, आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ आखिरी स्पीच कर रहे थे कि जी अब आप जाने और लोड शेडिंग जाने, हमने तो कर दिया। उनको ये अंदाज़ा था कि इतने महंगे हम मुआहदे करके जा रहे हैं तो ये उनको फुलफिल कर ही नहीं सकेंगे, और जो 14-14, 18-18 सेंट पे जो आज जो है ना हमने ये अभी बिडिंग करवाई है 200 मेगावाट की, तो 3.5 सेंट पे करवाई है। इनके जो मुआहदे हुए हैं 18 सेंट पे हुए हैं। इन्होंने तो पूरा वो, मैं कहता हूँ ना, अल्लाह माफ़ करे, हमें तो कोई 16 महीने 18 महीने हो गए ना, तो 40 साल से इनके पास सारा सिस्टम था। और एक बात और भी कहते थे कि जी हमने लोड शेडिंग, भाई 40 साल से हुकूमत में भी तो आप थे, आप लोगों ने काम करना था, आपने किया नहीं। अब जो करके गए हो वो ऐसा कौम के लिए अजाब खड़ा करके गए हो, आपने सिस्टम रिवैम्प नहीं किए। 70 साल पुराना वो सिस्टम है ट्रांसमिशन वाला, उस पर भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं है। सिस्टम जब ज़्यादा गर्मी आती है तो डिमांड ज़्यादा होती है, और वो उससे वो शॉर्टफॉल और उसकी ड्रॉप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लोड शेडिंग ऐसा सच नहीं है। राना फहद, ये जितनी हमारी डिमांड है, जितनी सप्लाई आ रही है, इसमें तो कोई गैप इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर मसाइल क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया। सूरत हाल इस वक्त ये है कि जब गर्मी बढ़ती है, इस माह में आपको पता है एक तो हवस बहुत ज़्यादा हो गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, शदीद गर्मी है। ये 2-4 दिन तो बहुत गर्मी हुई है। तो इस सूरत हाल में जो बिजली की तलब है वो, अगर लेस्को की बात की जाए तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को आज 4200 मेगावाट की जो है ना वो इस मौसम में तलब उसकी 4200 मेगावाट तक पहुँच गई है, जबकि NPCC की जानिब से उस लेस्को को जो है वो 4100 4000 मेगावाट बिजली जो है वो फराहम की जा रही है। 100 या 200 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, ये इतना कोई ख़ास शॉर्टफॉल नहीं गिना जाता, क्योंकि पिछले दिनों में जो गुज़िश्ता साल था उस जो है उन अदवार में 500, 600, 700, 1000 मेगावाट तक भी शॉर्टफॉल चला जाता था। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी। इस सूरत हाल में जो है वो लोड मैनेजमेंट हो रही है। लोड मैनेजमेंट क्या है कि अगर किसी इलाके में जो है वो कोई फीडर ज़्यादा जो है वो हीटअप हो जाता है, कोई ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीटअप हो जाता है, जो पावर ट्रांसफार्मर है, तो उसको बंद किया जाता है। ये RCC की जानिब से, रीजनल कंट्रोल सेंटर की जानिब से अपने तौर पर इसको कहते हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग। बेसिकली ये एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। किसी भी इलाके में थोड़ी देर के लिए फीडर, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए फीडर बंद किया जाता है वो, और कई दफ़ा तो पिछले दिनों में तो ऐसा भी हुआ कि पूरे ग्रिड जो है वो बंद कर दिए गए, घंटा 2 घंटे के लिए। अब एक ग्रिड में जो है, जैसे आपको गार्डन टाउन ग्रिड है, उसमें 38 फीडर उससे निकलते हैं। तो गुज़िश्ता 2-3 रोज़ कबल जो है वो पूरा ग्रिड बंद हो गया, उसमें फ़नी खराबी आई, उसकी वायर्स जो है मेन वायर्स जल गई, तो पूरा ग्रिड बंद करना पड़ गया। और 38 फीडर जो है वो कमोबेश जो है वो 4 से 5 घंटे तक उनके लोड मैनेजमेंट की गई। डिपार्टमेंटल लैंग्वेज में बता रहे हैं जो मसाइल होते हैं डिपार्टमेंट लेवल पर, लेकिन लोग बेचारे यही समझते हैं कि लोड शेडिंग हो गई है, बिजली पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से बिजली नहीं आ रही घर में। मलिक साहब, आपने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने जो भी किया, लेकिन इदारे तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इदारों को इदारे बनाए इसलिए जाते हैं कि वो काम करते रहें साथ साथ। सबसे बड़ी खराबी यही हुई है कि उन्होंने इदारे तबाह किए हैं।
अगर इदारे इंडिपेंडेंट रहते तो आज पाकिस्तान की हालत ये ना होती जो आज हमें फेस करनी पड़ रही है या हमें विरसे में मिला है। इन्होंने बेसिकली प्लानिंग के साथ इदारों को अपने ज़ाती मकासद के लिए यूज़ किया, जो हम शुरू से पीट रहे हैं कि इन्होंने इदारे तबाह किए। अगर इदारे इंडिपेंडेंट होते तो आज ये कंडीशन नहीं होनी थी। आज जहाँ पे रोड बनना था वो रोड ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है, जहाँ पे बिजली की एक्सटेंशन होनी थी ऑटोमेटिकली हो जानी थी। वो एक ऑटो सिस्टम पे चला जाता है ना सारा हमारा मुल्क, तो इसमें लोगों की इंटरफेरेंस कम होती, हम अपने लिए मकासद के लिए कम इस्तेमाल कर सकते। जैसे राना साहब ने कहा कि बेसिकली टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, लोड शेडिंग नहीं है। उन इलाकों में लोड शेडिंग हो रही होगी जहां पर बिजली चोरी है, वो भी आजकल नहीं हो रही। वो फोर्स लोड शेडिंग कहते हैं कि जहां से लोग रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होती, उनमें वो महकमाना तौर पर करते हैं। तो मलिक साहब इन मसाइल से निकला कैसे जा सकता है? देखें इंशाल्लाह इसको हम जो हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये सारे इंपोर्टेड फ्यूल पर लगे हुए हैं सारे जो आपके हैं, जो हमारे हाइडल अपनी जो कैपेसिटी है डैम वाली और बाकी को मिनी हाइडल पॉइंट्स हैं, वो तो सस्ती बिजली है। जो बाकी इंपोर्टेड फ्यूल पर है वो महंगी बिजली है। हम इनको हमने अपनी पॉलिसी में शिफ्ट किया है, और ये जाते जाते ARE पॉलिसी जो है, जो रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी है, जाते जाते ये 2016 में उस पर भी बैन लगा के चले गए। अब हम उस पर गए हुए हैं फेडरल हुकूमत के पास, वो कहते हैं जी सिंध वाले मतलब उनके अपने इंटरेस्ट हैं तो उनकी वो वापस फीडबैक नहीं आ रहा। ये जानबूझकर इसको डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, क्योंकि उनके अपने सिंध के अपने मसाइल हैं, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह इसको ARE पॉलिसी को हम फेडरल उसमें CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके जा रहे हैं। शायद इसी हफ्ते चली जाए, अगले हफ्ते तो हम उस पर फैसला लेंगे। और ARE पॉलिसी के जो हमारे प्रोजेक्ट रुके हुए थे, जैसे सॉलिड वेस्ट टू एनर्जी वाला है, हमारे सोलर के और लगने वाले हैं, मिनी हमारे आइडल पॉइंट्स हैं, तो इंशाल्लाह इसी हफ्ते 10 दिन में वो ARE पॉलिसी फाइनल होती है। तो इस पर शिफ्ट कर दिया हमने अपना इंडिजिनस सोर्सेज, या सोलराइजेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं। हमारे 14 यूनिवर्सिटीज़ के साथ 1-2 मेगावाट के वो हमारे एस्को मॉडल पे बगैर पैसा स्पेंड किए हुए गवर्नमेंट का उनको वो लगा कर दे रहे हैं। जो 28 रुपये यूनिट उनको बिजली पड़ती है वो 8 से 10 रुपए में पड़ेगी, और बगैर एक पैसा गवर्नमेंट की इन्वेस्ट किए। और घरों को भी हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। हम जो लोगों के जो बिजनेसेस हैं उनको भी हम कह रहे हैं कि आप उस पर सोलर पे चले जाएं, ताकि नेशनल ग्रिड के ऊपर बोझ कम हो और लोग इंडिपेंडेंट हो। और नेट मीटरिंग को प्रमोट करें कि उसमें नेट मीटरिंग की बात पे मैं आपको बताऊं कि नेट मीटरिंग की सूरत हाल है कि पावर डिवीजन में ना बहुत मसाइल हैं। इसको देखा नहीं गया बिल्कुल भी, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। सिर्फ वो बिजली आई, बिजली फराहम कर दी और ये वो मामला चलते रहे। सिर्फ जो है ना वो लोड शेडिंग को लाहौर को छोड़ दिया, बाकी पूरे इलाके में लोड शेडिंग की गई। इस तरह यानी कि इस यहाँ पर सूरत हाल चलती रही, मैनेज करता रहा। क्योंकि लाहौर में अगर लोड शेडिंग होती है तो फिर ज़्यादा आवाज़ें उठती हैं, मीडिया यहाँ पे है। अब देही इलाकों में, अभी भी देही इलाकों में सब हो रही है लोड शेडिंग। आप शादरा से आगे चले जाए, कोट अब्दुल मालिक, जिया बग्गा, आगे जितने भी एरियाज हैं, देही इलाके हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है। जो देही फीडर्स हैं वहाँ पर 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ जो हाई लॉसेस फीडर हैं वो तो तकरीबन 1% है रानाफात कुछ पूरे फीडर्स के। 1% फीडर है जो हाई लॉसेस है, जिन पे जो अगर आप चले जाएं कुछ 40% या 30% या 20% से ऊपर देखें तो 1% फीडर हैं जिन पे हाई लॉसेस है, जिन पे चोरी है। चोरी पे बहुत कंट्रोल हो गया है, काम कर रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, इसमें कोई शक नहीं है। मगर फिर भी इसके बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। और सबसे बड़ा मसला जो शहरियों को जो लाहौर शहर में फेस करना पड़ रहा है वो है लोड मैनेजमेंट और फनी खराबियां। एक तो लेस्को के फील्ड स्टाफ की तादाद बहुत कम है। अगर कहीं पे ट्रांसफार्मर जल जाता है, ये कोविड-19 की वजह से क्या किया है, कंपनियों ने दफातर बंद कर दिए हैं, परचेजिंग बंद कर दिया है, ट्रांसफार्मर बंद खरीदे नहीं जा रहे, मीटर खरीदे नहीं जा रहे। वो उसका मसला ये हुआ है कि मलिक साहब ये फनी खराबियां, आगे बरसात का मौसम आ रहा है, हर रोज बारिश की एक छींट पड़ेगी और लाइट ऑफ हो। इसके लिए हमारे वर्ल्ड बैंक के साथ कोई हमारे एग्रीमेंट्स हो गए हैं जिसको हम इनको रीवैम्प कर रहे हैं, ये सारा सिस्टम जो है। और इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ इस प्रोग्राम की वसात से पंजाब हुकूमत की तरफ से हम ये ट्रांसमिशन कंपनी अपनी भी बनाने जा रहे हैं, जैसे ये भी है। और दूसरा हम नेट मीटरिंग के लिए मैं और एक आपसे राना साहब आपसे शेयर करूँ कि कल मैंने एक लाइजोन कमेटी बनवाई है फेडरल हुकूमत की और पंजाब हुकूमत की, जो लोगों को नेट मीटरिंग प्रमोट करने में हेल्प करेंगे और उनके जो है
जो भी महकमों के मसाइल हैं वो भी साथ सर वो मैं आपको करवा देंगे। नेट मीटरिंग के हवाले से ही बात बताता हूँ। ये एक मेरी स्टोरी भी थी, मैंने ब्रेक की थी थोड़े दिन कबल। सूरत हाल नेट मीटरिंग की ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वहाँ पर टेक्निकल स्टाफ ही नहीं है, जो यानी कि कंप्यूटर जानता हो वो स्टाफ ही नहीं है। अगर किसी लाइनमैन को उन्होंने कोई कहीं फर्ज करें किसी भी सब डिवीजन में या डिवीजन में उन्होंने क्या किया हुआ है, एक लाइनमैन को जिसकी एजुकेशन मैट्रिक है उसको जो है वो उधर बिठा दिया, अब उसको समझ ही नहीं लगती। नेट मीटरिंग के इतनी शिकायत हैं कि पता ही नहीं चलता यानी कैसे। नया मसाइल को हल करने के लिए ना मैं एक लाइजन कमेटी बनवा के मेरे डिपार्टमेंट की, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट की और फेडरल डिपार्टमेंट की, ये मिलकर हमारा एक वहाँ पर चैम्बर होगा। हर लेस्को जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है हर उसमें वहाँ पे हमारा स्टाफ भी बैठेगा और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का भी बैठेगा। लोगों को हम फैसिलिटेट करेंगे, इसको प्रमोट कर रहे हैं। मलिक साहब, ये आपने जो ई पोर्टल बताया है सर, वैसे तो लोगों को मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक मालूम ही नहीं है कि ऐसा कोई सिस्टम मौजूद है। इसके लिए एक तो बता दीजिए कि इस तक असेस लोग कैसे हासिल कर सकते हैं, ये है क्या, और क्या हर तरह की शिकायत इस पे दर्ज होंगी? देखें, इसमें 3 किस्म की मेन शिकायत आती है। एक तो आपका कोई लोड का इशू आ रहा है कि वहाँ पर वोल्टेज पूरी नहीं हो रही, कोई तार कहीं पर गिर गई है, वो आप उस पर कर सकते हैं। कोई डिटेक्शन बिल आ गया है तो वो हमारा बंदा खुद आपसे रब्ता करेगा। तो ये आप एनर्जी की वेबसाइट पे जाए ना, एनर्जी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, तो ई पोर्टल ओपन करें तो उसमें आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर अपनी कंप्लेंट जो है ना वो लॉन्च कर सकते हैं। उनके हमने टाइम बना दिए हैं कि कुछ छोटा काम है तो वो थोड़े अरसे में आपको रिप्लाई करेगा, अगर ज़्यादा बड़ा काम है कोई लोड मैनेजमेंट का या और है तो 65 डेज़ के अंदर वो उसको हल करा के वापस रिप्लाई करने का पाबंद होगा। और जो छोटे छोटे बिल डिटेक्शन है वो उसको जल्दी उसी तरह स्पीडली करवा देते हैं। कहीं कोई खंबा लगना है, कोई तारें नई लगनी है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है क्योंकि अप्रूवल होती है डिफरेंट ऑफिस से, लेकिन उसके लिए भी हमने टाइम रखा है। अच्छा, एक मैं आपके नॉलेज में ये भी लाना चाह रहा हूँ, जो लोगों को लाहौर में सबसे ज़्यादा परेशानी है वो है फनी खराबियों की वजह से। अब फनी खराबी अगर 10 मिनट का काम है ना, जैसे एक ट्रांसफार्मर की डी उतर गई है, डी जल गई है, अब उस डी को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो लाइनमैन है उसको परमिट लेने की जरूरत है पीडीसी से, जो बंद करना पड़ता है। हाँ जी, उसको बंद करना पड़ता है। अच्छा, उसको बंद करने के लिए 3 फीडर बंद करने पड़ते हैं, जो 2 सेफ्टी के लिए बंद किए जाते हैं। सेफ्टी के सबसे बड़ा इस वक्त इशू जो लाइनमैन को भी है, फील्ड स्टाफ को भी है, वो ये है कि परमिट नहीं मिलता। वो कहते हैं जी हमने जो फीडर्स को रनिंग हालत में दिखाना है, क्योंकि फीडर टेबल पे जब तक आपका वो यानी कि पावर डिवीजन को आपने दिखाना है कि ये हमारे इतने फीडर रनिंग हालत में है। अगर पूरा इलाका बंद है उसके बावजूद भी जो फील्ड स्टाफ ने अब शिकायत की हैं, लेटर भी लिखे हैं उन्होंने वापडा हाइड्रो यूनियन को भी, सीईओ को भी, कि हमारे ये मसाइल हैं कि पीडीसी से अब 3 घंटे तक फर्ज करें कि पीडीसी से 2 से 3 घंटे तो लग जाते हैं, वो नहीं मिलता परमिट। लाइनमैन पोल के नीचे बैठा है, शदीद गर्मी में इंतजार कर रहा है, जी मुझे परमिट मिलेगा, लाइन सुपरिटेंडेंट परमिट लेके आएगा, उसके बाद मुझे देगा, मैं ऊपर काम करूंगा। अब शदीद गर्मी में एक तो लाइनमैन नीचे बैठा हुआ है 2 घंटे, उसकी जो जितनी भी पावर थी वो खत्म हो गई, उसकी जो है ना वो अब गिरने वाला हो गया। अब उसने 3 घंटे के बाद ऊपर काम करना, और 3 घंटे पूरा इलाका जो है वो बिजली बंद रही है उस पूरे इलाके में जहाँ पर ट्रांसफार्मर था। ये बहुत बड़ा मसला है। पीटीआई गवर्नमेंट का एक मंशूर भी था कि हम लोग इदारों को उनके पांव पे खड़ा करेंगे, इदारों में इस्लाहात लाएंगे, ये वही मामलात हैं इदारों वाले। देखें, जो वापडा का हाल था, आप देखें हमने पिछले लास्ट नवंबर से इनकी जो कीमतें हैं बिजली की वो हमने फ्रीज की हुई हैं, कोई नहीं बढ़ रही कीमतें। जो शुरू में ज़रूरत थी उसके मुताबिक हुआ, लेकिन हमने किया हुआ है। आप देखें कि जो आपका एनर्जी पावर डिपार्टमेंट है, आपका तवानाई डिपार्टमेंट जो फेडरल है, वो 24 घंटे काम कर रहा है। कहीं पे जो आपके लाइन लॉसेस में भी आपकी कमी आई है। हमने नेपरा को भी एक नया वो डीजी आ गया है, तो ये व्हीलिंग वाला सिस्टम हमने शुरू करा दिया है। हम इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट चैनल्स पे, जैसे हमारे पंजाब हुकूमत सोलराइजेशन पे काम कर रही है कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट कर दें, सोलर पे चले जाएं। हमारे ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे स्कूल हैं, 11,000 स्कूल हम कर, उसमें से 8,000 के करीब हम कर भी चुके हैं, तो ये स्कूलों को हम कर रहे हैं। हमारे DHQ हमारे अभी प्लान में, हमारे जेलें हैं, तो ये हम चाह रहे हैं कि एक सिस्टम में हम इनको डाल दें इदारों को, और वो सिस्टम खुद ब खुद अपना उसको रन करे। फनी खराबियां कब तक आने वाले, कितना टाइम लगेगा कि ये मामला जो है स्मूथ हो जाएंगे, ऑटो पे चले जाएंगे? देखिए, मैं तो अभी भी आज भी कहता हूँ कि इनको जो हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए।
ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि इनके बिल कलेक्शन करे, वो कंपनीज करें और प्रॉपर तरीके से कंपटीशन में आएंगे तो इनकी प्राइसेस भी नीचे आएंगी। और असल में जो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कोई जो हमारे जो एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं पिछली गवर्नमेंट्स के कैपको के साथ था, हमारी दूसरी कंपनियों के साथ थे और मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ टाइम के लिए हैं। ऐसे हमारे RLNG के जो अभी हमारे ये प्लांट लगे हुए हैं तो वो 2030 तक हमारे हाथ बांध करके गए हुए हैं कि हम उसमें कुछ अब नहीं कर सकते। मसले का हल प्राइवेटाइजेशन ही होता है, फिर गवर्नमेंट इदारों पे क्वेश्चन मार्क आएगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, इनको प्राइवेट कर दो। मसला यही है हमारा इस वक्त कि प्राइवेट सेक्टर वो चला सकते हैं मगर हम क्यों नहीं चला सकते। गवर्नमेंट सेक्टर देखें, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ये तो पहले इंडिपेंडेंट है, ये तकरीबन सेमी गवर्नमेंट होती हैं, पहले इंडिपेंडेंट है, उन्होंने खुद ही अपनी जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करना है। उनका काम है सिर्फ बिजली फराहम करना, देना, डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का काम यही है ना, स्टाफ वहां पर पहले ही काम है। मसला इनको प्राइवेट करने का नहीं है, प्राइवेट तो फिर हर चीज वो इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम हो जाएगा सर, फिर जहां उनकी मर्जी होगी वहां बिजली देंगे। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। राना फाहद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया भर के साइंसदान इस मूजी वायरस के खिलाफ नित नई अद्वियात पर काम भी कर रहे हैं ताकि कोई भी ऐसी वैक्सीन तैयार की जाए जो कि कोरोना मरीजों की जान बचा सके। लेकिन जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती तब तक कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसी दवा मिल जाए जो अमवात की शरह को कम से कम कर सके। इसी तरह बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने ऐलान किया है कि संगीन मरीजों को जो वेंटिलेटर पर हैं या जिन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है, डेक्सामेथासोन नामी दवा देने से शरह अमवात में 35% से कमी देखी गई है। ये दवा कोविड-19 के 2000 से ज्यादा मरीजों को दी गई है, जिससे इन मरीजों की शरह अमवात में 40 से 28% तक कमी देखने को मिली है। माहिरीन के मुताबिक ये नताइज इंतहाई हौसला अफजा करार दिए जा रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से कोरोना मरीजों की शरह अमवात में कमी देखी गई है। ये दवा 1957 में इजाद हुई थी और 1961 में इसका इस्तेमाल शुरू किया गया था। पाकिस्तानी माहिरीन के मुताबिक ये दवा पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता 60 सालों से दमे और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों को इस्तेमाल करवाई जा रही है। कम कीमत होने की वजह से ये दवा तरक्की पजीर गरीब ममालिक में भी आसानी दस्तयाब हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ ये दवा मेडिकल स्टोर से गायब होना शुरू हो गई है। डेक्सामेथासोन पर ज़ख़ीराअंदोज़ फाल हो गए हैं और उन्होंने मार्केट से दवा उठाना शुरू कर दी है। पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के मुताबिक डेक्सामेथासोन इंजेक्शन की होलसेल कीमत 450 जबकि रिटेल कीमत 528 रुपये मुकर्रर की गई थी, लेकिन आज जैसे ही ज़ख़ीराअंदोज़ी शुरू हुई है तो इसकी कीमत 800 से 1000 रुपये तक जा पहुंची है और इसकी फरोख्त भी रोक दी गई है, जबकि लाहौर में इसकी कीमत 2000 से 3000 रुपये होने का भी खदशा जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब लाहौर शहर में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1226 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद टोटल केसेस की तादाद 30,000 से तजावज कर चुकी है। नाज़रीन, स्मार्ट लॉकडाउन भी किया गया है कि किसी तरह से कोरोना के फैलाव को स्लो डाउन किया जाए, आहिस्ता किया जाए, ताकि हमारे हेल्थ सिस्टम पर इतना बोझ ना आ जाए कि जितनी उसमें सकत नहीं है। डॉक्टर्स की जानिब से मुसलसल यही कहा जा रहा था कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन हो गया है, कुछ इलाकों में बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में इम्प्लीमेंटेशन में भी खामियां दिखाई दे रही हैं। इन तमाम मामलात पे हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद होंगे जी डॉक्टर शाहिद मलिक साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आप, PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर जावेद हयात साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, स्काइप के जरिए मेंबर हैं आप कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के और PKLI से आपका ताल्लुक है, पल्मोनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है। आपके सिर्फ प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं दवाओं के हवाले से बात करूंगी कि पहले हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सुनी, वो मार्केट से गायब हो गई। सबसे पहले तो मास्क से आगाज़ हुआ, वो ज़ख़ीराअंदोज़ी हुई। अब ये डेक्सामेथासोन बड़ी सस्ती सी एक दवा आम मार्केट में अवेलेबल थी, अब नायाब होना शुरू हो गई। सिद्रा, इसके ट्रेंड्स में बताऊँ आपको ड्रग्स के हुआ क्या है।
एक पहले दवाई निकली थी रेमडेसिविर, बिल्कुल, वो लेके आनी थी हमने बांग्लादेश से, अमेरिका से इंपोर्ट करनी थी। यहाँ पर हमें कहीं ड्रैप नजर ही नहीं आई। ठीक, पाकिस्तान में अदारों का फुकदान है, गवर्नेंस का फुकदान है। उसके बाद एक्टेमरा 3 महीने पहले मैं आपके शो में आया था, हमने बताया था कि ये दवाई एक वन ऑफ दी गोइंग टू प्रूव एविडेंस तो नहीं था कि लाइफ सेविंग है, बच्चे गायब हुई। 80,000 का 60,000 का टीका 3 लाख में बिका, बिल्कुल, कोई रिट नहीं थी। अब उसके बाद ये डेक्सा की सिर्फ एक खबर लगी है स्टॉक एक्सचेंज की तरह, और वो स्पेकुलेटिव तरीके से के साथ ये दवाई सस्ती तरीन दवाई, और अभी इसका ये भी एविडेंस नहीं है कि इसके अंदर कितनी ये वेस्कुलाइटिस को कंट्रोल करती है। ठीक, ये तो दवाइयों का जिक्र हो गया। इसके साथ एक और किस्सा सुन लीजिए, वो CPT कन्वेल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी, यहाँ पर 3-3 लाख के अंदर प्लाज्मा बिक रहा है। बिल्कुल ऐसा और ये शादमान के पास आपके एक सफेद हाथी खड़ा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, पी होटा, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी, करोड़ों का साल का बजट है, और उसका काम क्या है? गुर्दे भी इस तरह बिक रहे थे जिस तरह प्लाज्मा बिक रहा है। तो मैं दवाइयों के हिसाब से तो मुझे कहीं भी गवर्नमेंट का कोई अदारा नजर नहीं आ रहा। इक्विपमेंट्स का हिसाब लगा लीजिए, एक ऑक्सीमीटर है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम होम आइसोलेशन के अंदर लोग रख लेते हैं उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने के लिए। इसकी कीमत 800 रुपये है। इधर ये पता चला कि ये पैंडेमिक ईरा गुजर रहा है, तो ये 5-5 हज़ार का बिका। ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों ने घर में इससे सोचा कि हम इसको मैनेज कर लेंगे, उसकी कीमत 4,000 थी, वो 15,000 का बिका। सो मैं कहना ये चाहता हूँ, मास्क से शुरू हुए हम और डेक्सा पे खड़े हुए आते। हुआ क्या है, हर चीज की माशरे के अंदर 2 पोजीशन होती है सिद्रा, एक होती है अखलाकी पोजीशन, एक कानूनी पोजीशन होती है। अखलाकी तौर पे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पर तो क़यामत आएगी तो ये तो जाए नमाज़ और मसले भी महंगे कर देंगे, ये वो हम इस तरीके से बिल्कुल माजरत के साथ बिल्कुल ऐसे ही रवैये यही हैं सब हमारे, बिल्कुल ऐसे। मगर जुल्म ये है कि ऐसी रियासत के अंदर कानून की रिट मजबूत होनी चाहिए, वो नजर नहीं कहीं आ रही। कानून की रिट हमें दिखाई नहीं दे रही, जबकि हर चीज को कंट्रोल करने के लिए, हर चीज को मैकेनिज्म बनाने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए हमारे इदारे मौजूद हैं। बिलाल, ये ड्रग कंट्रोलर विंग की जिम्मेदारी है कि वो मार्केट में इस तरह के मामलात को संभाले, कोई क्रैकडाउन करे, लोगों को मना करे, कहाँ हैं वो लोग? देखें सीधा एक जो मिसकंसेप्शन है पहले मैं वो ख़त्म कर दूं कि ये जो दवाई है डेक्सामेथासोन, ये एक कंट्रोल ड्रग है। ठीक, ये इससे पहले भी आम कोई बंदा इसको लेने जाता था तो ये जब डिमांड करके मांगता था उसको नहीं मिलती थी, ये विद प्रिस्क्रिप्शन मिलती थी और उस हर फार्मेसी के ऊपर एक रजिस्टर पड़ा होता है जिसपे वो नाम। अच्छा बिलाल, मैं थोड़ा सा आपकी बात से इख्तलाफ करूंगी कि बिल्कुल ये कंट्रोल ड्रग है, ये इदारों ने इसे कंट्रोल ड्रग का ओहदा दिया हुआ है, किया हुआ है, लेकिन मार्केट से हमारी बहुत सारी कंट्रोल ड्रग हैं जो इंतहाई खतरनाक हैं, लेकिन बगैर किसी नुस्खे के मिल जाए। बिल्कुल मिल रही है, लेकिन इसमें इसके साथ भी यही हाँ बिल्कुल जितने भी आपकी दूसरी जो आपने वो कहा उसमें स्लीपिंग पिल्स जितनी भी है वो सारी उसी टाइप की है, लेकिन अगर ये स्टीरॉयड है, ये बहुत डेंजरस किस्म का स्टीरॉयड है, अगर इसका मिस यूज होता है तो पेशेंट बेजाय ठीक होने के खराब हो सकता है। तो इस वजह से जो हमारी जो ओहदेदारान से बात हुई उनकी जानब से कहा गया था एक तो पहले ही कंट्रोल ड्रग में थी, अब क्योंकि ये एक हमारे अंदर जब भी ये पेंडेमिक होता है हमें पता चलता है कि डेक्सामेथासोन एक स्टीरॉयड है और ये काम कर सकता है, तो फिर लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि दुकानदार खुद भी, लोहारी मार्केट खुद भी, डिस्ट्रीब्यूटर खुद भी, कंपनीज खुद भी इसको कंट्रोल कर लेते ताकि आए कुछ दिनों बाद जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो महंगे दामों इसको बेचा जाए। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं और बकाया दूसरे भी जितने भी लोग हैं, इनको जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह है। और दूसरी बात जहाँ तक आपने की थी पंजाब ड्रग कंट्रोल विंग क्या कर रहा है, इस हवाले से जो चीफ ड्रग कंट्रोलर है मेरी बजाते खुद उनसे इस मामले पर बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया था कि लाहौर समेत पंजाब के जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं सबको वाज़ेह तौर पर यह हिदायत दे दी गई है कि फार्मेसीज के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाकर उसका रिकॉर्ड रखा जाए कि उनके पास कितना स्टॉक मौजूद है। अब क्या हिकमत अमली हो सकती है, कोई ऐसा रास्ता कि हम बच जाएं? मैंने आपको बताया कि इस वक्त सिर्फ जो एट रिस्क पेशेंट्स हैं उनको बचाना है। ठीक, इस वक्त प्रोविजन ऑफ ड्रग्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, उस कंपोनेंट को मजबूत करना है। और सबसे बड़ी बात
लोगों को कुछ एजुकेट करना है। असल कर क्या रहे हैं हम इस काम के अंदर पुलिस को इन्वॉल्व करके ना लोगों ने फिर टेस्ट कराने से छोड़ दिए। आपने 11 लाख टेस्ट किए हैं, इसको 22 लाख करोड़ पे अप्लाई कर लीजिए आप। क्या बर्डन ऑफ डिजीज आप कैलकुलेट करेंगे आप? ये टोटल आईवाश है, ये तरीका गलत है। ये मैस टेस्टिंग शुरू होनी चाहिए थी आज से 2 महीने पहले, 3 महीने 4 महीने पहले, बिल्कुल, जो अब कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर सिर्फ एक चीज आपको कहना चाहूँ, जिस टेस्टिंग के ऊपर प्राइवेट लेबोरेटरीज ने यहाँ पर सट्टा खेला है, आपको याद होगा डिंगी के ऊपर स्टेट ने अपनी रिट मेंटेन की थी और टेस्ट 80 रुपए के अंदर। स्टेट की रिट नहीं दिखाई दे रही, गवर्नमेंट इदारे दिखाई नहीं दे रहे, वो चाहे कोई भी मामला हो, गवर्नमेंट इस वक्त ग्राउंड में दिखाई नहीं दे रही और कौम मायूस हो चुकी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, डॉक्टर जावेद हया साहब हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी तालीम के मैदान से, और तालीम के मैदान में स्पेशली हायर एजुकेशन में एक बड़ी तब्दीली लाने की कोशिशें की जा रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी एक्ट लाया जा रहा है जिसके खिलाफ हमारे तमाम असातिज़ा उठ खड़े हुए हैं। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी मुखालफत सामने आई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हम तालीमी बाइकआउट भी करेंगे और इसके साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो रोड्स पर आकर एहतजाज करेंगे और किसी सूरत ये नया एक्ट नाफिज नहीं होने दिया जाएगा, या फिर इस एक्ट में जो तब्दीलियां की जा रही हैं वो उनको मंजूर नहीं है। इसकी क्या तब्दीलियां होंगी, पहले से क्या एक्ट मौजूद है, तब्दीली से गवर्नमेंट को क्या लगता है कि फ़ायदा हो जाएगा, असातिज़ा इसकी क्यों मुखालफत कर रहे हैं। जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके तमाम असातिज़ा की जो यूनियंस हैं वो इस वक्त एक पेज पर हैं इस एक्ट के ख़िलाफ़। इस पे आज हमने डिटेल बात करनी है जी कि आखिर होने क्या जा रहा है और इसकी मुखालफत क्यों की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर आतिफ शहबाज साहब हैं, सदर हैं एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। स्काइप से हमारे साथ मौजूद होंगे जी डॉक्टर मुमताज़ अनवर साहब हैं, आप सदर हैं फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन से, प्रोग्राम में आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आतिफ परवेज़ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, आतिफ आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बताइए कि ये एक्ट में तरमीम क्या होने जा रही थी, पहले क्या था, अब क्या होने जा रहा है? अभी जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि वो एक रेप्लिका मॉडल जो है केपी का जो वो इधर पंजाब में भी लाएंगे। वहाँ पर भी जो है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक मॉडल एक्ट है जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ उस एक्ट के तहत जो काम करती हैं। लेकिन अगर पंजाब की सूरत हाल देखी जाए तो यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी का अपना एक एक्ट मौजूद है और पुरानी यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्ट हैं उनको देखते हुए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अडॉप्ट किए हुए अपने एक्ट को। तो इस जो अब 2 साल होने को है तो पीटीआई की गवर्नमेंट में जो पंजाब में है उन्होंने अब एक एक्ट तजवीज़ किया है जिसमें जो है वाइस चांसलर की जो है उनके इख्तियारात जो है वो ख़त्म करने के तकरीबन है और प्रपोज किया है। इसके साथ जो सर्च कमेटी है उसको और ज़्यादा एम्पावर किया है और इसके साथ साथ जो वाइस चांसलर्स की जो स्क्रूटनी है उनकी पासपोर्ट जो है या वो अकाउंटेबिलिटी कहा जाए उसका तरीकाकार भी जो है वो तब्दील करने का जो तजवीज़ दी है। तो ये 3-4 जो अहम चीज़ें हैं जिनको लेकर जो है तमाम हायर एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अनरेस्ट पाया जा रहा है। ना सिर्फ असातिज़ा बल्कि वाइस चांसलर भी जो है इनकी इस जो तजावीज़ दी गई हैं उसकी मुखालफत कर रहे हैं। अभी गुज़श्ता रोज़ जो है फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन पंजाब जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी समेत जो दीगर जामियात के असातिज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एहतजाज भी किया और इसके साथ उन्होंने हुकूमत को डेडलाइन भी दी कि अगर उनसे मुज़ाकरात नहीं शुरू किए जाते और जिस तरीके से जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है। डॉक्टर साहब ये मुखालफत क्यों है, क्या लगता है कि अगर ये तरमीमी एक्ट आएगा तो फिर आपको क्या लगता है जितने भी असातिज़ा हैं कि क्या नुकसान हो जाएगा या क्या अच्छा नहीं होगा? अच्छा, इसको मैं अगर समराइज़ करूं और थोड़ा सा जो है बताऊं कि ये बेसिकली है क्या। एक्चुअली हमारे पास जो है वो 3 तरह की यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी बनती है और एक है जो 2001 से पहले वजूद में आई थी, फिर दूसरी 2002 से 2007 तक वजूद में आई और फिर 2008 के बाद जो वजूद में आई।
जो 2001 से पहले वजूद में आई हुई हैं उनका जो ऑर्डिनेंस है या एक्ट है उसके मुताबिक उनकी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है हाईएस्ट वो सेनेट है और दूसरे नंबर पे जो उनकी बॉडी है वो है सिंडिकेट। और वाइस चांसलर सिंडिकेट को हेड करता है जबकि सेनेट को हेड करता है चांसलर। अच्छा, जो 2002 से 2007 तक यूनिवर्सिटीज़ बनी है उसमें जो हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है वो सिंडिकेट है और उसमें कोई सेनेट का मदखल नहीं है, कोई सेनेट एग्जिस्ट नहीं करती। सिंडिकेट का जो हेड है वो बेसिकली वाइस चांसलर है। और जो तीसरी कैटेगरी है यूनिवर्सिटीज़ की जो 2008 और उसके बाद की बनी है उसमें जो हेड करता है सिंडिकेट को वो जो आपका वजीर होता है हायर एजुकेशन का वो करता है, तो वो उसमें जो वाइस चांसलर है वो उसको हेड भी नहीं करता। मैं यहाँ पर इन तीन कैटेगरीज को दो में कन्वर्ट करता हूँ और 2001 से पहले जो बनी है यूनिवर्सिटीज़ उनको मैं ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ कह लेता हूँ और जो 2002 के बाद बनी है उन्हें मैं न्यू यूनिवर्सिटीज़ कह लेता हूँ। ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ में इशू ये है कि जो वाइस चांसलर है वो उनके सिंडिकेट को हेड कर रहा होता है, इस वजह से उसके पास इख्तियारात होते हैं, लेकिन वो बाज़ चीज़ें मंजूर करवाने के बावजूद उसको सेनेट से मंजूर करवानी है, ज़रूरी होता है और सेनेट में उसकी कारकर्दगी जो है वो एनालाइज हो जाती है। जबकि दूसरी कैटेगरीज में जो न्यू यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अगर देखा जाए तो जो सिंडिकेट के हेड होने की हैसियत में वाइस चांसलर के पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं और उसकी वजह से ये होता है कि उसको एनालाइज अपेरेंटली ऐसा लगता है कि कोई नहीं करता। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें पूरा जो यूनिवर्सिटीज़ ओल्ड और न्यू करके इन्होंने दो कैटेगराइज में किया है उनको और फिर एक पूरा मैकेनिज्म समझा रहे थे कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ के फैसले होते हैं या फिर अहम मामला तय पाते हैं। मुमताज़ अनवर साहब, आपसे बात करना चाहूँगी। सर, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं असातिज़ा के तरमीम हो जाएगी एक्ट में तो फिर क्या होगा? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ एक्ट्स हैं और ये जिस बुनियाद पे ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो है चंद एक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके अंदर जो है एक पॉलिटिकली स्क्यूड जो है गवर्नेंस लाने की कोशिश हो रही है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है और इसी तरह रिटायर्ड जजेस जो हैं और इसी तरह जो है मुख्तलिफ जो है वो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको अदर दैन एकेडमिक्स जो हैं यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस में लाया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वाइस चांसलर है वो बेहतर तरीके से जो है वो यूनिवर्सिटी एकेडमिक्स को समझता है बजाय इसके कि एक रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो है वो यूनिवर्सिटी के गवर्नेंस को लुक आफ्टर करे। तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि इससे असातिज़ा, इससे टीचिंग, इससे रिसर्च और इसी तरह सिविल सोसाइटी एज ए होल जो है वो मुतासर होगी और इस वजह से जो है इस वक्त वाइस चांसलर और उसके अलावा जो है फैकल्टी, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सब जो हैं इस पेज पर एक पेज पे हैं और वो ये फील कर रहे हैं कि ये एक्ट में तरमीम जो है ये यूनिवर्सिटी के नुकसान में जाएगी और एजुकेशनल माफिया जो है उसके लिए जो है बुनियादी तौर पे ये तरमीम की जा रही है। जैसे स्कूल्स को, जैसे कॉलेजेस को प्राइवेट करके एजुकेशन को प्राइवेट कर दिया गया है, इस तरह हेल्थ को प्राइवेट कर दिया गया है। अब हायर एजुकेशन जो है उस पर ये डाका डाला जा रहा है और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इसमें किसी तरह से भी ना असातिज़ा को, ना इवन वाइस चांसलर्स को या इससे मुतल्लिका किसी भी तरह से लोगों को कंसल्ट नहीं किया। ठीक है, अभी हमें ज्वाइन किया जी राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर हैं आप हायर एजुकेशन के। राजा साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर बताइएगा, एक तो ये तरमीमी एक्ट जो यूनिवर्सिटीज़ का लाया जा रहा है इसका गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा दिखाई दे रहा है, HEC किन बुनियादों पर इसको ला रही है और दूसरी जानिब तमाम असातिज़ा, वाइस चांसलर, एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के तमाम मेंबरान मुखालिफ खड़े हैं इसके। इसके पहले तो एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये मेरा ख्याल है बहुत जल्दी प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। ये तो एक सिर्फ सजेशन आई है लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे डिपार्टमेंट को और उसकी जो भी डिटेल्स है मैंने भी उस दिन पढ़ी जब ये इन्होंने एहतजाज की मुझे खबर मिली तो मैंने कहा देखो तो सही कि क्या है इसमें, ऐसी क्या बात आ गई और इतनी जल्दी वो लीक होके पहुंच गई इनके पास कि सिर्फ एक वॉज ऑफ ड्राफ्ट
तो माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया के। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी मुशावरत के बगैर अव्वल तो ना कोई चेंज आ सकती है ना आई जाएगी। वाइस चांसलर की मीटिंग मैंने बुलानी थी, लेकिन ये कोविड की वजह से अक्सर वाइस चांसलर जो है वो ऑनलाइन आना चाह रहे थे, तो अभी उनको उनसे करके मुशावरत तो वो भी आएंगे। और ये जो फ्रैंकली एक्ट है ये इसमें कोई ऐसी बात मुझे अभी तक तो नजर नहीं आई। इसमें एक इशू है जो मुझे वाइस चांसलर के हवाले से नजर आएगा कि वाइस चांसलर जो सिंडिकेट है उसको, कुछ सिंडिकेट्स को पहले मैं हेड करता हूँ, मैं समझता हूँ वो भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात इसमें ये लिखी हुई है प्रपोज चीज में कि एक्ट में कि सिंडिकेट को अब रिटायर्ड वाइस चांसलर्स या रिटायर्ड जजेस या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हेड करेंगे। ये एक सजेशन आई है। मेरे ख्याल सबसे बड़ा इतराज इसी पे ही है जो मैंने अपनी अभी तक मालूमात नहीं है, और उस पर ज़्यादा डिलिब्रेट किया जा सकता है। कुछ लोगों का ये ख्याल है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अच्छा आइडिया है, कुछ का ख्याल है कि अच्छा आइडिया नहीं है। तो आई मीन इट्स कैन ऑलवेज बी डिलिब्रेटेड। कोई ऐसी बात, कोई फाइनल बात तो है नहीं। ये तो लॉ ऐसे थोड़ी बन जाता है कि एक ड्राफ्ट आए तो लॉ बन जाता है, इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो अभी तो ये उस प्रोसेस का स्टेप 1 भी किसी ने नहीं लिया। तो मैं हैरत मुझे इस बात पे कि इतनी गर्मी में और कोविड के दिनों में हमारे जो मोहतरम असातिज़ा हैं वो क्यों सड़कों पे आ गए। ठीक, राजा साहब ये बताइएगा सर कि जैसे आपने बड़ी पॉजिटिव बात की है कि अभी इसको कुछ टाइम लगेगा अगर इस एक्ट को मंजूर भी करना हुआ तो क्या गुंजाइश मौजूद है कि अगर आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टाफ है, वाइस चांसलर्स हैं, अगर वो ज़्यादातर तादाद में रजामंदी शो नहीं करते तो तरमीम नहीं की जाएगी? क्या गुंजाइश मौजूद है, या फिर एचईसी सोचे बैठी है कि ये नया एक्ट अच्छा साबित होगा तो इसे हर सूरत नाफिज किया जा सकता है? जी डेफिनेटली। पहली बात तो ये कि ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का तो मसला नहीं है। एक लॉजिकल बात कोई करेगा तो डेफिनेटली उसको डिस्कशन भी होगी। और देखिए, मैं हो सकता है मेरा पर्सनल ओपिनियन भी ये ना हो। मैं पर्सनली जो मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी का एक्ट बहुत पसंद है, जिसमें एक सेनेट भी है, ये अंग्रेज जो बना के गए थे, आई लाइक द सिस्टम, ठीक है। लेकिन हमने उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज बनाई वो डिफरेंट है। कहीं पर जिस तरह भी मैं सुन रहा था कि आप कह रही थी कि सिंडिकेट की मीटिंग्स लाहौर बुलाई जाती हैं और उसमें वाइस चांसलर्स को आना पड़ता है। मैं भी इस चीज को पसंद नहीं करता, लेकिन मजबूरी इस वक्त ये है कि कोई 12 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जिनको मुझे हेड करना पड़ता है, और उसके अलावा उसमें बहुत सारा स्टाफ होता है सेक्रेटेरिएट का। अगर वो मीटिंग्स रखी जाए उनके अजला में गावन तो इन सारे स्टाफ को उधर जा यही होता है। प्राइवेट मेंबर्स के अलावा अक्सर प्राइवेट मेंबर्स भी बड़े शहरों में रह रहे होते हैं, तो इनको मीटिंग का टाइम नहीं मिलता या कोरम नहीं पूरा हो रहा था। तो क्योंकि वी वांट टू गेट द थिंग्स डन, वो नई यूनिवर्सिटी में ज्यादा था, तो इसलिए हम उसको लाहौर कहते हैं और वो आ जाते हैं। तो नहीं हो सकती सब प्रेफरेबली तो होना ये चाहिए कि एक सिंडिकेट का हेड एक ही इंसान हो और वो एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी गाइड ना कर रहा था, तो टाइम निकाले यूनिवर्सिटीज में जो है। एग्री होता है। ठीक, राज साहब ये नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी आतिफ। अच्छा राज साहब, आपने जब कलमदान संभाला था तो ये ऐलान किया था कि जो सिंडिकेट्स हैं तमाम जामियात की, उसमें जो सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, 3-3 MPA जो हैं, 2-2 MPA जो हैं वो मौजूद हैं, इनकी तादाद को कम करना पड़ेगा। अब 2 साल हो गए हैं, आपने खुद ऐलान किया था, 2 साल बाद भी सूरत हाल वहीं की वहीं खड़ी हुई है। कम नहीं हो सकी। जी नहीं, मुदाखलत तो बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन जो एक्चुअल एक्ट को ठीक करना वो नहीं हुआ। उसकी वजह ये एक्ट पे हमने तकरीबन पहले 100 दिन के अंदर ही काम करना शुरू कर दिया था। फिर कुछ इंतजामी मामलात ऐसे थे कि वो एक्ट हम जल्दी नहीं ला सके, बहुत सारे इश्यूज हो गए। लेकिन मार्च में ये तैयार था और हमारा ख्याल था कि जो मार्च वाला सेशन है उसमें इसको पेश कर दिया जाएगा, लेकिन वो सेशन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका। मतलब सेशन में तो पेश नहीं करना था, सेशन में रेडी होना था उसमें। और अभी उस पर मुशावरत रहती है, वाइस को तैयार पड़ा हुआ है। एक और ये है, आपको तो एक मुसवदा मिला है ना, एक और मुसवदा भी तैयार पड़ा है और जिस पे हमने खुद काम किया और बड़ी मेहनत से काम किया, लेकिन उस पर भी वाइस चांसलर्स कंसल्टेशन और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन अभी हुई नहीं है। तो जब तक वो नहीं होती तो हम उसको कैसे आगे भेज सकते हैं? ये तो अभी एक और नई चीज आ गई ना कल परसों, जो आप जिसपे ये तो लॉ डिपार्टमेंट से आया है, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तैयार किया वो भी तैयार पड़ा है। लेकिन ये जैसे मैंने पहले अर्ज की कि फौरी एकदम काम नहीं हो जाते, ये इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के एकेडमिया है, उन सबसे मुशावरत की जरूरत पड़ती है, इसमें टाइम चाहिए होता है। ठीक है राज साहब, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ एकेडमिक स्टाफ फेडरेशन की जानिब से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें इस एक्ट की मुखालफत की गई है।
आप इनको फिर बुला रहे हैं, कोई वीडियो लिंक इजलास रख रहे हैं ताकि इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया जाए और ये मामला ना बिगड़े, क्योंकि ये तो रोड्स पे आने की बात हो रही है, तालीमी बाइकॉट की बात हो रही है। मैं इंशाल्लाह उनको कहा कि फर्स्ट नेक्स्ट वीक के शुरू में और मैं उनको यही मैसेज भी भेजा कि आप इतनी जल्दी कोई मसला नहीं है, रात में कुछ नहीं हो रहा, बजट सेशन में तो वैसे ही कोई बिल नहीं और पास होता, और उसके बाद अभी तो बिल गया ही नहीं है कहीं, तो ये मतलब एक वो कहते हैं ना कि एक पैनिक क्रिएट कर दी गई और खामखा इस खराब हालात में सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है। जरूर है जब जरूरत हो तो, ठीक है, जरूरत ही नहीं है तो। बहुत शुक्रिया राजा यासिर हुमायूं साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमारे जो उस्ताज़ा हैं उनके हवाले से बात कर रहे थे। कोविड-19 भी है, सिचुएशन खतरनाक है, आप माशाल्लाह सब लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, हम ऑब्वियसली बाशऊर तरीके से जो है वो इसको मैनेज करेंगे, लेकिन असल चीज़ है कि देखें जो हमारा प्राइमरी का निज़ाम था वो ऑलरेडी हाईजैक हो चुका हुआ है और बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में नहीं जाते। अब ये शिफ्ट होते होते आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की चीज़ आ रही है कि ये यूनिवर्सिटीज़ का अगर ये फॉर एग्जांपल मंजूर हो जाता है तो यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो है वो सेक्रेटेरिएट जाया करेंगे और वाइस चांसलर की कोई अहमियत नहीं रहेगी और ऐसे लोगों से हमारा वास्ता रहेगा जो कि यूनिवर्सिटी में नहीं बैठे और उस चीज़ को नहीं समझते। पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एटोनमस होती हैं, अपने इख्तियारात खुद अपने उनके पास होते हैं। पिछले दिनों मेरी जर्मन एम्बेसी से बात हो रही है, एम्बेसडर से, तो मैंने उनको कहा कि हमारे ना एक कोलैबोरेशन करवा दें किसी जर्मन यूनिवर्सिटी के साथ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब आया कि हुकूमत इंटरफेयर नहीं कर सकती बिकॉज हर यूनिवर्सिटी एटोनमस होती है। तो यूनिवर्सिटीज़ की एटोनमी जो है वो यहाँ पर अच्छी खासी मुतासर हो रही है। एक वाइस चांसलर से किसी ने कहा कि किसी फौजी ने कहा कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आगे इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपनी कैरियर में। उन्होंने कहा कि मैं जनरल बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं बन सकते। तो वाइस चांसलर फिर ये जो आप रिटायर्ड जज या ब्यूरोक्रेट को वाइस चांसलर की जगह कैसे ला सकते हैं? ठीक, मुमताज़ अनवर साहब बताइएगा। सर आपसे मैं जाते जाते व्यू ज़रूर लेना चाहूँगी कि ये जिस तरह के हालात हमारे यहाँ चल रहे हैं, तालीम पहले ही बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई है कोविड की वजह से, आपकी जानिब से क्या तैयारी की गई है? क्योंकि अगले हफ्ते कहा जा रहा है कि वाइस चांसलर्स की मीटिंग बुलाई जा रही है इस मसले को हल करने के लिए। देखिए जी, हम इस वक्त जो है हमने अपनी सारी फेडरेशन की, पंजाब की और पाकिस्तान की फेडरेशन, कल डॉक्टर सैयद यूसुफ साहब ने मीडिया में जो है वो अपना बाकायदा वर्जन दिया इस बारे में, और हमने जो है मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, टैक्सला, हर जगह जो है हमारी एसोसिएशन जो है वो मुतहर्रिक हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़ अनवर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए। डॉक्टर आतिफ शहबाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आतिफ परवेज़ आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें बता रहे थे जी ये तमाम मामला जो होने जा रहा है, राजा यासिर हुमायूं साहब तो कह रहे हैं कि अभी कोई इतनी जल्दी मामला नहीं होने जा रहा, लेकिन जो असातिज़ा हैं वो भी परेशान है, वाइस चांसलर्स जो हैं उनकी जानिब से भी तमाम लोगों को मुतहरिक कर दिया गया है कि अगर ऐसा कोई भी तरमीमी एक्ट लाया जाता है, नाफिज किया जाता है, तो फौरी तौर पर तालीमी बाइकॉट भी किया जाएगा। बाकायदा तौर पर इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और बांगे दोहल बता भी दिया है कि हम रोड्स पर भी एहतजाज कर सकते हैं। अल्लाह ना करे जी ये नौबत आए, मामला पहले ही तय हो जाए, क्योंकि तालीम पहले ही एक क्वेश्चन मार्क है हमारे यहाँ। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के हवाले।